हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ल्ड। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 3 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War. It was fought between the Axis powers, mainly Nazi Germany, Japan and Italy, and the Allies, Britain, France and the Soviet Union and the US. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 2 डिकेड्स बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसमें भी दो पावर ब्लॉक्स थे। एक तरफ था एक्सिस पावर, जिसमें मेनली नाजी जर्मनी, जापान और इटली था, और दूसरी तरफ था एलाइज, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस था। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां, मुख्य रूप से नात्सी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। It was a war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. ये वॉर 6 साल तक लैंड पे, सी पे, एयर में कई सारे मोर्चे पे लड़ा गया। 6 साल तक चला ये युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। Once again death and destruction was enormous. At least 60 million people, or about 3% of the world's 1939 population, are believed to have been killed, directly or indirectly, as a result of the war. Millions more were injured. इस वॉर में भी बहुत ज्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस वॉर के कारण एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल मारे गए थे। 1939 की वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये 3% था, और करोड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। ये 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। Unlike in earlier wars, most of these deaths took place outside the battlefields. Many more civilians than soldiers died from war-related causes. पहले के वॉर्स में जहां पे युद्ध होता था, मतलब बैटलफील्ड पे, यानी युद्ध के मोर्चे पे लोगों के मरने की संख्या ज्यादा होती थी। बट इस वॉर में सोल्जर से ज्यादा सिविलियंस की मृत्यु हुई वॉर रिलेटेड कॉजेज के कारण। अब तक के युद्ध में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वेयर डिवेस्टेटेड एंड सेवरल सिटीज वेयर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बॉम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स। यूरोप और एशिया का एक वास्ट पार्ट बर्बाद हो गया आर्टिलरी अटैक्स यानी गोलाबारी के कारण, और एरियल बॉम्बार्डमेंट यानी हवाई हमलों के कारण कई शहर तबाह हो गए। इसीलिए सोल्जर से ज्यादा सिविलियंस की मृत्यु हुई इस वॉर में। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए।
The war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. Reconstruction promised to be long and difficult. इस वॉर के कारण एक बड़े लेवल पे इकोनॉमी तबाह हुई थी और सोसाइटी में भी डिसरप्शन आया था। ऐसे कंडीशंस को सुधारना और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही लंबा और कठिन कार्य था। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। Two crucial influences shaped post-war reconstruction. The first was the US's emergence as the dominant economic, political and military power in the Western world. वॉर खत्म होने के बाद कंडीशन को सुधारने में दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस ने काम किया। पहला था वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस एक डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। The second was the dominance of the Soviet Union. It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. दूसरा था सोवियत यूनियन का डोमिनेंस। नाजी जर्मनी को हराने में उसने काफी सैक्रिफाइसेस किए थे। जिस समय कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यानी पूंजीवादी दुनिया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रही थी, उस समय सोवियत यूनियन ने खुद को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से एक वर्ल्ड पावर के रूप में खड़ा कर दिया था। पोस्ट वॉर कंडीशन में दो ताकत उभरते हुए नजर आए। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नात्सी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। जुलाई 1941 में जर्मन फोर्सेस ने रशिया पे अटैक किया था। हिटलर ने जब रशिया में इन्वेड किया, वो वॉर में एक टर्निंग पॉइंट था। सोवियत रशिया में वॉर के कारण तबाह स्टालिनग्राद की ये फोटो है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। इकोनॉमिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो इकोनॉमी की हालत थी, उससे एक्सपीरियंस लेते हुए इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस ने दो की लेसन्स पॉइंट आउट किए। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन। फर्स्ट, मास प्रोडक्शन पे बेस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी तब तक सरवाइव नहीं कर सकती जब तक मास कंजम्पशन ना हो। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन करती है तो वो बिकना भी चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री को लॉस होगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वॉज a नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। मास कंजम्पशन को इंश्योर करने के लिए मतलब लोग सामान खरीदे, इसके लिए जरूरी है कि लोगों की इनकम हाई और स्टेबल हो। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। Incomes could not be stable if employment was unstable. Thus, stable incomes also required steady, full employment. अगर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार अनस्टेबल है तो इनकम भी अनस्टेबल होगा। इसलिए स्टेबल इनकम के लिए जरूरी था कि एम्प्लॉयमेंट स्टेबल और फुल हो, मतलब बीच में लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। But markets alone could not guarantee full employment. Therefore, governments would have to step in to minimize fluctuations of price, output, and employment.
बट मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर मार्केट लॉस में जा रहा है तो लोगों को काम से निकाला जाएगा या फिर सैलरी कम की जाएगी। इसलिए प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का दखल जरूरी था। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। Economic stability could be ensured only through the intervention of the government. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी इंश्योर की जा सकती थी जब गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। सेकेंड लेसन था एक देश का बाहर के देशों के साथ इकोनॉमिक लिंक्स यानी आर्थिक संबंध कैसे थे। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध था। जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और यूएस ने अपने को कट ऑफ किया तो दूसरे देशों पे भी संकट आ गया था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट could only be achieved if governments had power to control flows of goods, capital and labor. गवर्नमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल तभी अचीव कर सकती थी जब उसके पास गुड्स, कैपिटल एंड लेबर के फ्लो का कंट्रोल हो। गुड्स, कैपिटल एंड लेबर के फ्लो के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पिछले लेक्चर्स में समझा है। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मेन एम था कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट को बना के रखा जाए, मतलब लोगों के पास फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इट्स फ्रेमवर्क was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. जुलाई 1944 यूएसए में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में इस फ्रेमवर्क पर सहमति बनी। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस established द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड to deal with external surpluses and deficits of its member nations. इस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एस्टैब्लिश किया गया। मेंबर नेशंस के एक्सटर्नल ट्रेड यानी विदेश व्यापार में हो रहे सरप्लस एंड डेफिसिट से आईएमएफ को डील करना था। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना की गई। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। The International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, was set up to finance post-war reconstruction. पोस्ट-वॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण को फाइनेंस करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इसे पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। The IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institutions or sometimes the Bretton Woods twins. IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन या फिर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से विश्व बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम।
युद्ध के बाद जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था उसे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक commenced financial operations in 1947। 1947 में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ऑपरेशंस शुरू किए। विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। इन इंस्टीट्यूशंस में जो डिसीजन मेकिंग था उसे वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर कंट्रोल करते थे। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। द यूएस हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस पर यूएस का वीटो पावर था, मतलब यूएस किसी भी डिसीजन को खारिज कर सकता था। अमेरिका विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को जोड़ने वाला एक सिस्टम है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम was based on fixed exchange rates। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड थी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है $1 के अगेंस्ट में कितने इंडियन रुपीस मिलेंगे, ये फिक्स था। $1 के अगेंस्ट में कितने यूरोज मिलेंगे, ये फिक्स था। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज, फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रूपी, वेयर पेग्ड टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस सिस्टम में नेशनल करेंसीज को डॉलर के साथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बांध दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल $1 के बदले कितने इंडियन रुपीस देने होंगे, यह फिक्स रहता था। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। द डॉलर itself was anchored to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold। डॉलर खुद गोल्ड से बंधा हुआ था। $35 की कीमत 1 आउंस गोल्ड के बराबर फिक्स की गई थी। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $35 की कीमत 1 आउंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। The Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान के लिए ट्रेड एंड इनकम में ग्रोथ का सिलसिला शुरू कर दिया। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। वर्ल्ड ट्रेड ग्रीव एनुअली at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%। 1950 से 1970 के बीच वर्ल्ड ट्रेड एनुअली 8% से ज्यादा बढ़ा और इनकम लगभग 5% से बढ़ा। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। The growth was also most stable without large fluctuations. For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries। ये ग्रोथ मोस्टली स्टेबल था, लार्ज फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं थे। इस पीरियड में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरेज लेस देन 5% रहा। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise। इन डिकेड्स में टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ।
डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इन अ हरी कैच अप विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे कि वे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज के साथ बराबरी कर सके। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। Therefore, they invested vast amounts of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology. इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल प्लांट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इक्विपमेंट्स में वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। ये यूएस में ब्रिटेन वुड्स में माउंट वॉशिंगटन होटल की फोटो है। यहीं पे ब्रिटेन वुड्स का फेमस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।